बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एवरीडे साइंस पास पेपर्स एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं और सबसे पहला हमारे पास एमसीक्यू है स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ। स्प्लीन किसका ग्रेवयार्ड है? वो बेसिकली ब्लड सेल्स, और ब्लड सेल्स कौन से होते हैं? आरबीसीज। आरबीसीज को रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है, रेड ब्लड सेल्स। अगर ओवरऑल हम सेल्स के टाइप्स देखें, द ब्लड सेल्स के टाइप्स, द ब्लड सेल्स जो हैं बेसिकली तीन तरह के होते हैं रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। ब्लड सेल्स बेसिकली तीन तरह के होते हैं, या तो आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स, या तो डब्ल्यूबीसीज वाइट ब्लड सेल्स, या तो प्लेटलेट्स। दीज आर सेल्स लाइक बॉडीज। आरबीसीज का दूसरा नाम अरिथ्रोसाइट्स भी है, याद रखिएगा। रेड ब्लड सेल्स, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज अरिथ्रोसाइट्स एज वेल। अरिथ्रोसाइट्स भी इनको कहा जाता है। द अदर नेम ऑफ द अल्टरनेटिव नेम ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज द अरिथ्रोसाइट्स एंड डब्ल्यूबीसीज वाइट ब्लड सेल्स। अल्टरनेटिव नेम ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इज ल्यूकोसाइट्स है, ल्यूकोसाइट्स WBCs। और इसी तरह से प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स है, याद रखिएगा, थ्रोम्बोसाइट्स। अब अगर फंक्शन के हवाले से देखा जाए कि आरबीसीज इनका बेसिक फंक्शन क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। मोस्टली ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है वाया हीमोग्लोबिन प्रोटीन, तो आरबीसीज जो हैं ये ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। और जबकि डब्ल्यूबीसीज की बात की जाए, ये इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाते हैं जी, इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करते हैं। जैसे ही कोई पैथोजेंस मींस द डिजीज कॉजिंग सब्सटेंसेस आर इन द फॉर्म ऑफ द वायरस, इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, इन द फॉर्म ऑफ सम फंगस। जैसे ही वो पैथोजेंस हमारे बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, तो डब्ल्यूबीसीज जो हैं अपना इम्यून सिस्टम को स्टार्ट कर देते हैं, इनिशिएट कर देते हैं। और डब्ल्यूबीसीज का काम इस हवाले से इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करना होता है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर बनाना होता है। और कमीशन के इम्तिहानात में बार बार ये रिपीटेड क्वेश्चन आया है कि आरबीसीज मींस रेड ब्लड सेल्स का जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो कितना होता है? लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, उनका लाइफ स्पैन 120 दिन या 4 माह होता है। एक ही बात है, क्योंकि 4 महीनों के बाद जो आरबीसीज होते हैं बेसिकली एक ऑटोफेगी का प्रोसेस होता है जिसके जरिए सेल डेथ स्टार्ट हो जाती है। और सेल डेथ का जो अमल है वो दो तरीके से होता है। वन इज द एपोप्टोसिस एंड सेकेंड वन इज द नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस याद रखिएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हवाले से अक्सर का ये सवाल आते हैं। एपोप्टोसिस मीन द प्रोग्राम सेल डेथ, द प्रोग्राम्ड सेल डेथ। और जबकि नेक्रोसिस जो है, नेक्रोसिस स्टैंड्स फॉर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में डेफिनेशन में मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्रोसिस स्टैंड्स फॉर द सडन डेथ ऑफ सेल, द सडन डेथ ऑफ सेल्स। अब सडन डेथ ऑफ सेल्स किस तरह से हो सकती है? लाइक स्पाइडर बाइट, लाइक स्नेक बाइट, लाइक मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक, किसी वजह से हो सकती है। सो नेक्रोसिस स्टैंड फॉर कि नेक्रोसिस जो है ये सडन डेथ ऑफ सेल्स है, जबकि एपोप्टोसिस जो है ये प्रोग्राम सेल डेथ है। और अगर ये देखा जाए कि ओवरऑल ब्लड की जो साइंटिफिक स्टडी है, ब्लड की साइंटिफिक स्टडी को हीमाटोलॉजी कहते हैं रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। हीमाटोलॉजी, हेमाटोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ब्लड। ये ब्लड की टोटल साइंटिफिक स्टडी का नाम है, उसकी कंपोजिशन और इसी तरह से उसके अंदर जितने भी जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, लाइक प्लाज्मा, लाइक डब्ल्यूबीसीज, आयन, सॉल्ट्स, जो भी चीज़ मौजूद होती है उसकी स्टडी का नाम वो हेमाटोलॉजी है। रेगुलर और कंसेप्चुअल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल है, दैट इज द स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड एज। कैंसर की स्टडी ऑन्कोलॉजी कहलाती है। और जो ऑन्कोलॉजिस्ट होता है, ऑन्कोलॉजिस्ट वो कैंसर स्पेशलिस्ट होता है, वो कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है जो कि कैंसर की जो बीमारियां हैं उनको ये क्योर करता है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैंसर, इन द फॉर्म ऑफ द कोलोरेक्टल कैंसर, इन द फॉर्म ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, डिफरेंट जो कैंसर के टाइप्स हैं। कैंसर है क्या? बेसिकली कैंसर इज बेसिकली
अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ डिजीज सेल्स, अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ डिजीज सेल्स, या ये भी हम कह सकते हैं कि अनकंट्रोल्ड माइटोसिस ऑफ डिजीज सेल्स, अनकंट्रोल्ड माइटोसिस ऑफ डिजीज सेल, माइटोसिस ऑफ डिजीज सेल। और अगर ये देखा जाए कि कैंसर जो है ये बेसिकली दो तरह का होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैंसर बेसिकली, वन इज द बेनाइन ट्यूमर एंड अदर इज द मैलिग्नेंट ट्यूमर, द बेनाइन ट्यूमर एंड देन मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर, जब भी हम उर्फ आम में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ट्यूमर मींड से रसोली, वो बेसिकली क्या होता है, कैंसर हो सकता है, बट कैंसर दो तरह का हो सकता है। वन इज़ द बेनाइन ट्यूमर, बेनाइन ट्यूमर क्या है, ये लिमिटेड होता है, लोकेटेड होता है, प्रोलिफरेशन नहीं होती, नो प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन मीन कि उसका फैलाव नहीं होता। बेनाइन ट्यूमर जो खतरनाक नहीं होता, जस्ट सर्जरी के जरिए उसको रिमूव किया जा सकता है। बट द अदर फॉर्म, वन इज बेनाइन, जो सेकेंड फॉर्म है वो है मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ये मैलिग्नेंसी काज करता है, बहुत ही मोहलिक होता है, इसमें प्रोलिफरेशन होती है, प्रोलिफरेशन मीन्स कि ये स्प्रेडिंग टाइप होता है। और जो स्प्रेडिंग टाइप इवेंट्स होते हैं, यानी कि जब हेल्दी सेल्स को भी डिजीज सेल्स अफेक्ट कर देते हैं, उस अमल को नाम देते हैं मेटास्टेसिस, द स्प्रेडिंग ऑफ ट्यूमर सेल्स टू द नियर बाय सेल्स, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेटास्टेसिस को नाम देते हैं, मेटास्टेसिस नाम देते हैं कि स्प्रेडिंग ऑफ ट्यूमर सेल्स टू द नियर बाय सेल्स, स्प्रेडिंग ऑफ ट्यूमर सेल्स और डिजीज सेल्स टू नियर बाय सेल्स, जितने भी हेल्दी सेल्स होते हैं उनके साथ भी ये उनको इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो मैलिग्नेंसी है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है, बहुत ही मोहलिक होता है। डिफरेंट स्टेजेस होती हैं कैंसर के, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और 4। स्टेज 3 और 4 में कंडीशन उस वक्त सीवियर हो जाती है जब बॉडी के जो वाइटल पार्ट्स होते हैं, लाइक द किडनी, लाइक लिवर, लाइक लंग्स, लाइक हार्ट, अगर वो इफेक्ट हो जाएँ तो उस वक्त बहुत बड़ा मसला होता है, और उस वक्त चांसेस जो हैं वो लाइफ के भी कम हो जाते हैं। तो ओवरऑल अगर कैंसर की स्टडी का नाम देखा जाए तो दैट इज ऑन्कोलॉजी। इसी तरह से लिवर की स्टडी का नाम क्या है, स्टडी ऑफ लिवर, दैट इज कॉल्ड एज हेप्टालॉजी। जब भी बात आती है लिवर के हवाले से हेपेटाइटिस, इट मींस हेप्टिक, एक मेडिकल टर्म है जिसका मतलब क्या होता है, जिगर। सो जब भी हेपेटाइटिस होता है तो उस वक्त जिगर मुतासर होता है। और इसी तरह से अगर ये देखा जाए कि किडनी की स्टडी का नाम क्या है, दैट इज नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, द नेफ्रॉन्स एंड द किडनी, नेफ्रॉन्स और किडनी की स्टडी का नाम है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। इसी तरह से बर्ड्स की स्टडी का नाम क्या है, बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। और इसी तरह से आइज की स्टडी का नाम क्या है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ऑफ्थल्मोलॉजी है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ आइज, ऑफ्थल्मोलॉजी। और जो ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट होते हैं वो आई स्पेशलिस्ट होते हैं, माहिर अमराज चश्म जिसे बोलेंगे, और चश्म और आयन भी बोलते हैं उर्दू में। आयन का मतलब भी होता है आँख, इसीलिए कहते हैं कि आयनी गवाह जिसने अपनी आँखों से देखा हो। तो आइज क्या है, ऑफ्थल्मोलॉजी है। इसी तरह से फ्रूट्स की साइंटिफिक स्टडी का नाम क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज पोमोलॉजी। पोमोलॉजी जो है वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ फ्रूट्स है। और वायरस की स्टडी का नाम क्या है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड एज वायरोलॉजी। और इसी तरह से बैक्टीरिया की साइंटिफिक स्टडी का नाम बैक्टीरियोलॉजी भी है। तो ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं रिगार्डिंग जो डिफरेंट साइंस की ब्रांचेस हैं, उस हवाले से ओलरिकल्चर जो है इट्स बेसिकली द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेजिटेबल प्रोडक्शन, जबकि पोमोलॉजी जो है इट्स बेसिकली द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फ्रूट्स की कल्टीवेशन के हवाले से, प्रिजर्वेशन के हवाले से एंड फर्दर मोर पोलिनेशन के हवाले से सारे का सारा वो किस में डील किया जाता है, वो पोमोलॉजी में डील किया जाता है। और दुनिया में हर साल अगर देखा जाए कि वर्ल्ड कैंसर डे हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। ये भी इंटरनेशनल डेज के हवाले से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 4 फरवरी को रिस्पेक्टेड स्टूडेंट वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है। कैंसर आगाही में वर्ल्ड कैंसर डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी डे ऑन 4th of फरवरी। हर साल 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है
दैट इज बॉन्ड बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल इज, एक मेटल और नॉन मेटल के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट। अब एक मेटल के हवाले से देखा जाए, मेटल क्या चीज होती है? मेटल इज अ सब्सटेंस दैट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटर होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटर हैं, इट मींस केमिस्ट्री के हवाले से देखा जाए सो दे आर बेसिकली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर बिकॉज दे लूज इलेक्ट्रॉन्स और केटाइन वो बन जाती हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं? सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं बेटा, एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक ले रहा है। अब इलेक्ट्रॉन का देना या लेना किसी भी एटम को आयन बना देता है। तो जो बॉन्ड होता है मेटल और नॉन मेटल के दरमियान, चूंकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, और आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन भी यही है, द बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय द complete transfer of electron from one atom to another atom, that is termed as the ionic bond. For example, A है कोई सा भी सब्सटेंस, इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है, इसके ऊपर +1 चार्ज आ गया है। और इसी तरह से B कोई सब्सटेंस है, वो एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, B नेगेटिव चार्ज 1 आ गया है जी। तो ये मेरे पास ये क्या है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? मेटल, ये क्या है? नॉन मेटल। और मेटल और नॉन मेटल के दरमियान ये जो हमारे पास ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है, बेसिकली वो कौन सा होता है? आयनिक बॉन्ड होता है। और अगर यहाँ पे ये देखा जाए तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, इसका नाम केटाइन भी है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट, केटाइन, और नेगेटिव चार्ज का नाम एनाइन भी है। सो केटाइन और एनाइन, एक एटम आयन उस वक्त बनता है जब वो इलेक्ट्रॉन देता है या वो लेता है। So overall, जो इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से बॉन्ड बनता है, that is termed as the ionic bond, and the covalent bond is that type of bond which is formed by the mutual sharing of one or more electron, mutual sharing of electron से वो बॉन्ड बनता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है H2 की, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 1 और इसका एटॉमिक नंबर को मैंने डॉट से शो कराया है, इसका एटॉमिक नंबर 1 इसको मैंने क्रॉस से शो कराया है। दरमियान में बॉन्ड सिंगल, डुप्लेट रूल मुकम्मल, डुप्लेट रूल मुकम्मल, या कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हुआ, सो दैट इज कॉल्ड एज द कोवलेंट बॉन्ड, दैट इज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज डिफॉरेस्टेशन प्राइमरी कॉज्ड बाय अर्बनाइजेशन की वजह से होती है, यानी कि जिसमें शहरी आबादी जो है वो बढ़ती जाती है। जब शहरी आबादी बढ़ती जाएगी तो उसके लिए अस्पताल, इंडस्ट्रीज़, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रहने के लिए मकान वगैरह वो सारे चाहिए होंगे, उसी वजह से डिफॉरेस्टेशन की जाएगी। लफ्स डी जो है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, इसको हम टर्म इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में बेटा, रूट वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। रूट वर्ड्स मीन्स जिनसे पहले ही पता चलता है कि उसके मीनिंग क्या होंगे, जैसे होमो मीन द सेम, हीट्रो मीन द डिफरेंट, बायो मीन लाइफ, सेम इज जगह स्लाइसेस मीन द ब्रेकडाउन, डी मीन द रिमूवल, तो ये रूट वर्ड्स कहलाते हैं। अब डिफॉरेस्टेशन मीन द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, द रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट, एक ही बात है। सो डिफॉरेस्टेशन हो गई, रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट। जब हम बात करते हैं बेटा रिफॉरेस्टेशन की, रिफॉरेस्टेशन मतलब है कि वहां पर जंगलात उगाना जहां पहले जंगल मौजूद थे लेकिन उसको कट डाउन किया गया था। ग्रोइंग ऑफ फॉरेस्ट और ग्रोइंग ऑफ ट्रीज, ग्रोइंग ऑफ ट्रीज वेयर प्रीवियस फॉरेस्ट एग्जिस्टेड, जहां पहले से जंगल मौजूद थे बेटा, प्रीवियस फॉरेस्ट्स एग्जिस्टेड, वो रीफॉरेस्टेशन कहलाता है। जबकि अगर बात करें बेटा हम एफॉरेस्टेशन की, एफॉरेस्टेशन मीन ग्रोइंग ऑफ फॉरेस्ट वेयर नो प्रीवियस फॉरेस्ट एग्जिस्टेड, वहां पे जंगलात उगाना जहां पे पहले से जंगल मौजूद नहीं थे, नए सिरे से जंगलात को उगाना, वो क्या कहलाता है? एफॉरेस्टेशन कहलाता है। growing of trees where no previous forest existed, previous forest existed, ये मोस्टली आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में और जो टर्म्स आती हैं उनके हवाले से इंपॉर्टेंट है। तो रिफॉरेस्टेशन मीन्स कि वहाँ पे जंगलात उगाना, दरख्तों को उगाना जहाँ पे पहले कोई भी दरख्त या जंगल नहीं था, और इस हवाले से इसको हम आर्टिफिशियल भी कह सकते हैं, जहाँ पहले जंगलात नहीं थे। पाकिस्तान में जो छांगा मांगा है ये बेसिकली एफॉरेस्टेशन का प्रोडक्ट है, मतलब मसनूई तौर पर, आर्टिफिशियली तौर पर वहाँ पे फॉरेस्ट क्रिएट किया गया है। प्लांट्स की अहमियत के हवाले से देखा जाए तो एक पौधा जो है एक दिन में इतनी ऑक्सीजन खारिज करता है कि 36 बच्चे सांस ले सकते हैं। तो इनको हम ग्लोबल लंग्स भी कहते हैं, ग्लोबल ऑक्सीजन प्रोवाइडर भी कह सकते हैं ओवरऑल। तो ये डिफरेंट टर्म्स थी लाइक डिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द बैंडिंग और रीडायरेक्शन ऑफ ए वेव, उसको हम क्या नाम देंगे? वो रिफ्रैक्शन कहलाता है, याद रखिएगा जी। बेसिकली हमारे पास 2-3 तरह के टर्म होते हैं, 3 तरह की। द फर्स्ट इज द रिफ्लेक्शन बेटा। रिफ्लेक्शन ये है कि बाउंसिंग बैक ऑफ वेव्स, जैसे
एक वेव यहाँ से आ रही है, दोबारा वो बाउंस बैक होके चली जाती है, सो दैट इज कॉल्ड एज द रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक ऑफ द वेव्स। जबकि रिफ्रैक्शन की जब बात हम करते हैं कि किसी भी मीडियम से अगर वेव्स आ रही हैं, फॉर एग्जांपल जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि एक गिलास है, उसके अंदर पानी है जी, H2O, और अब अक्सर औक़ात ये देखते हो कि इसके अंदर पेंसिल डाली जाए तो हमें ऐसा लगता है कि वो मुड़ी हुई है, झुकी हुई है जी। सो इसको हम नाम देते हैं, रिफ्रैक्शन का नाम देते हैं इस फिनोमेना को बेटा। When light waves enter from one medium to another medium, or we may say that from a lighter medium to a denser medium, then some of the waves जो उसमें होती हैं वो बैंड हो जाती हैं। Such a bending of waves, such a bending of light is termed as, उसको हम रिफ्रैक्शन नाम देते हैं। जैसे गिलास के अंदर पेंसिल डालो तो बाहर वाला बंदा ऐसे देखेगा कि जैसे ये मुड़ी हुई है, झुकी हुई है। क्यों? क्योंकि जो बाहर वाला एयर मीडियम है वो लाइटर मीडियम है। ये जो एयर मीडियम है दैट इज लाइटर मीडियम बेटा। एयर जो है ये मीडियम कौन सा है? लाइटर मीडियम है, डेंसिटी कम है। जबकि वाटर जो है इसमें बेटा ये थोड़ा सा डेंसर मीडियम है। तो जैसे ही वेव्स लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर होती हैं तो बैंड हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, झुक जाती हैं। इस बैंडिंग को जो नाम देते हैं फिनोमेना को, वो क्या कहलाता है? वो हमारे पास रिफ्रैक्शन कहलाता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अगला हमारे पास सवाल है कि हीमोग्लोबिन इन ब्लड इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, वो आयरन उसमें सबसे ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल, मदर ऑफ ऑल द साइंसेज। अमूमन ये कहा जाता है कि मैथमेटिक्स जो है इट्स मदर ऑफ ऑल द साइंसेज, तमाम साइंसदानों की, तमाम साइंसेस की ये मदर माँ है। तो ऑल द साइंसेज ओरिजिनेट फ्रॉम द मैथमेटिक्स, ये ओवरऑल कहा जाता है। और इसी तरह से अगर ये कहा जाए द फादर ऑफ जेनेटिक्स, द फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल साहब को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल साहब जब काम कर रहे थे बेसिकली वो पी प्लांट के ऊपर काम कर रहे थे, पीसम साइटोम के ऊपर काम कर रहे थे, और उन्होंने जो प्लांट साइंसेज है वहाँ पे मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल किया था। और दूसरी बात यह है कि उस वक्त इनके जो रिजल्ट्स थे मेंडल साहब के, वो रेस्ट ऑफ ऑल जो साइंटिस्ट थे उनके बिल्कुल एडवर्स थे। इसीलिए साइंटिस्ट ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि ये हो ही नहीं सकता कि आप प्लांट साइंसेज के अंदर आप मैथ और स्टार्ट का इस्तेमाल करो। दूसरी बात यह है कि मेंडल के जो रिजल्ट्स थे वो बिल्कुल उलट ही थे। इसी बिहाफ पे मेंडल साहब के काम को रिजेक्ट किया गया, लेकिन उनके मरने के 16 साल के बाद इनके काम को दरियाफ्त किया गया। मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन मीन्स अलहदगी, अलील्स अपनी मर्जी से अलग होती हैं। और उसके बाद मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जोड़ने दिया था, अलील्स अपनी मर्जी से दोबारा रीयूनाइट भी होती हैं। जब उनको पता चला भाई ये तो जेनेटिक्स की बेस ही यही है, उनके मरने के 16 साल के बाद उनके काम को दरियाफ्त किया गया कि मेंडल वाकई सही कहते थे और जिन्होंने जीन्स और जेनेटिक्स के ऊपर काम किया था। इसीलिए मेंडल साहब को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, जिन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिए थे। उसके बाद कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेयर्ड बाय, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है जो मेयर किया जाता है बैरोमीटर के जरिए मेयर किया जाता है। और अगर ये देखा जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता कितना है? 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, पास्कल के बराबर भी होता है। ये डिफरेंट यूनिट्स हैं, टार, मिलीमीटर ऑफ Hg या पास्कल। और फिर 10, 13, 25, ये भी याद रखिएगा, 10, 13, 25, ये भी जो है हम बात करेंगे जब प्रेशर के यूनिट्स के हवाले से। फोर्स पर यूनिट एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये प्रेशर का ओवरऑल यूनिट भी है, क्योंकि प्रेशर का जो फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया है, फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है, सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये भी जो है प्रेशर के यूनिट्स हैं। और प्रेशर के और यूनिट्स लाइक टार भी हैं, मिलीमीटर ऑफ Hg भी है, और इसी तरह से जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हैं, 76 और टार भी है। ओवरऑल हमारे ऊपर हवा का जो प्रेशर कितना होता है वो 760 टार के बराबर होता है। जैसे ही हम अपवर्ड मूव करते हैं तो हवा का दबाव कम होना शुरू हो जाता है। एट द सी लेवल हवा का दबाव सबसे ज़्यादा होता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अगला सवाल हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फिक्स्ड बाय साइनोबैक्टीरिया, वो नाइट्रोजन होता है। एक्चुअली नाइट्रोजन और प्लांट्स की जो रूट्स हैं उनके दरमियान एक म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन होता है जिसमें दोनों को फ़ायदा हासिल होता है। जो सिम्बियोसिस होता है, सिम्बियोसिस दो जानदारों के दरमियान एक रिलेशनशिप होता है फॉर सम टाइम आफ्टर पार्ट ऑफ लाइफ के दौरान। एक्चुअली इस रिलेशनशिप को नाम देते हैं, म्यूचुअलिज्म का नाम देते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे से फ़ायदा हासिल करते हैं। बैक्टीरिया को क्या है, एक स्पेस मिल जाती है रहने के लिए, और प्लांट्स को क्या मिल जाते हैं, जो साल में नाइट्रोजन मौजूद होती है उसको नाइट्रेट्स में तब्दील करके प्लांट्स के लिए वो एज अ फर्टिलाइज़र काम करते हैं।
तो फिक्स करके उसको किस में तब्दील करते हैं, साइनोबैक्टीरिया किसको फिक्स करते हैं, वो नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स, यूनिवर्स के हवाले से देखा जाए तो रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स वो हाइड्रोजन है, और सेकंड नंबर पे कौन सी है, दैट इज हीलियम है। लेकिन अगर अर्थ क्रस्ट के हवाले से पूछा जाए सवाल रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अर्थ और अर्थ क्रस्ट, तो वहां पर सबसे ज्यादा बेटा वो ऑक्सीजन है, याद रखिएगा वो ऑक्सीजन है। लेकिन अगर यूनिवर्स के हवाले से देखा जाए वो कौन सी है, हाइड्रोजन है बेटा, और अगर अर्थ के हवाले से देखा जाए तो वो ऑक्सीजन है बेटा। द मास ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ वो कांस्टेंट रहता है, और जब मास और वेट के हवाले से देखते हैं बेटा तो मास जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। मास जो है ये बेटा स्केलर क्वांटिटी है जिसको सिर्फ एक मैग्नीट्यूड से इंडिकेट किया जा सकता है, जबकि वेट जो है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको आप डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड मिकदार के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। और वेट जो है बेसिकली इट्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, और वी मे से दैट इट इज ड्यू टू द ग्रेविटी। जबकि मास जो है टोटल अमाउंट ऑफ मैटर इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज मास, वो ग्रेविटी के ज़रिए असर नहीं होता। सो जो वेट होता है इट इज़ ड्यू टू ग्रेविटी, और ये ग्रेविटी डिपेंडेंट है, जबकि मास ग्रेविटी के इंडिपेंडेंट है। इसी वजह से चांद के ऊपर जैसे साइंटिस्ट जाते हैं वहाँ पर उनका वजन नहीं होता, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं होती ना, लेकिन मास वही रहता है। इसी वजह से मास कैन नेवर बी ज़ीरो बट वेट कैन बी ज़ीरो हो सकता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इस अगला हमारे पास सवाल है, मोल इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। और अगर मोल का फार्मूला देखा जाए बेटा, मोल का फार्मूला गिवन मास ऑफ ए सब्सटेंस, गिवन मास और द नॉन मास ऑफ ए सब्सटेंस, द नॉन मास ऑफ ए सब्सटेंस ओवर द मोलर मास। मोलर मास मीन टोटल जो मास है बेटा, मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस, ये एक फार्मूला है। बट अगर एवोगाड्रो के हवाले से देखा जाए सो मोल इज टर्म्ड एज, मोल जो है उसका फार्मूला होता है मोल इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल और द नॉन पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस ओवर Na, इट मीन्स द एवोगाड्रो नंबर। उसके बाद है कि हु डिस्कवर्ड मलेरिया। रोनाल्ड रोज साहब ने मलेरिया को डिस्कवर किया था, और एक्चुअली रोनाल्ड रोज साहब ने जो पहले एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो स्पैरो के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए थे, चिड़ियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उसके बाद में जाके इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। विच कास्ट मलेरिया, प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया का बायस बनता है जी। प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड बाय विच, राइबोसोम्स के अंदर प्रोटीन बनती है, और राइबोसोम्स को बेटा प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री भी कहा जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री भी कहा जाता है। और इसी तरह से जो सेल ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया इसको कहा जाता है बेटा पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, क्योंकि सेल की सारी एनर्जी पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। सेल की सारी एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन बेसिकली हो रही होती है। रेस्पिरेशन मीन द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और जब भी कोई एटम ब्रेक डाउन होता है उस वक्त एनर्जी रिलीज होती है, और इसीलिए इसको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को द पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि सेल की सारी एनर्जी इसी में बनती है। अब अगर राइबोसोम्स को देखा जाए वो ये सेल ऑर्गेनेल है जो कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाया जाता है बेटा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाया जाता है बेटा, यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाया जाता है बेटा। अब अगर बात की जाए, जैसे मैंने पहले बताया था बेटा, रूट वर्ड्स, प्रो मीन द बिफोर, कैरियोट मीन द न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होता है जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड जो ऑर्गेनेल्स हैं वो भी नहीं होती। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में प्रोमिनेंट क्लियर न्यूक्लियस मौजूद होता है, और जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड भी होते हैं। लेकिन राइबोसोम जो है ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाया जाता है। अक्सर का ये सवाल भी रिपीटेड होता है एवरीडे साइंस के हवाले से कि विच सेल ऑर्गेनेल्स इज प्रेजेंट बोथ इन द प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोटिक सेल, तो वो कौन सा है, वो राइबोसोम है। हाँ, ये डिफरेंस ये है कि जो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल का होता है वो स्मॉलर इन साइज होता है एज कम्पेयर टू द यूकैरियोटिक सेल, जिसका साइज जो है वो बड़ा होता है। हाउ मैनी स्पाइनल नर्व्स इन द ह्यूमन, स्पाइनल नर्व के कितने जोड़े होते हैं, 31 जोड़े होते हैं। क्रेनियल नर्व्स के कितने जोड़े होते हैं, 12 जोड़े होते हैं बेटा। क्रेनियल नर्व्स के 12 पेयर होते हैं, जबकि
जो हमारे पास स्पाइनल नर्व्स होते हैं वो कितने उसके पेयर्स होते हैं, 31 होते हैं। और क्रेनियल नर्व्स के कितने होते हैं, 12 होते हैं। हमारे अंदर जो सीएनएस सिस्टम होता है इंसानों के अंदर, एनिमल्स के अंदर, दैट्स कॉल्ड एज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो उस हवाले से नर्व्स की बेसिकली 3 टाइप्स हैं। वन इज कॉल्ड एज द सेंसरी, सेकंड इज द मोटर, थर्ड इज द मिक्स्ड। तो ये नर्व्स, न्यूरॉन, सीएनएस सिस्टम के हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था कि स्पाइनल नर्व्स की तादाद 31 और क्रेनियल नर्व्स की तादाद कितनी होती है बेटा, 12 होती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज़ स्लावरी ग्लैंड प्रोड्यूसेस विच एंजाइम, वो पैलेट एंजाइम सेक्रेट करते हैं। अर्थक्वेक मेयर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट, सिज्मोग्राफ के जरिए मेयर किया जाता है। और जो स्केल होता है जिसके जरिए पता चलता है कि कितनी अमाउंट का, कितनी शिद्दत का ज़िल्ज़ला आया है, उसको रेक्टर स्केल भी नाम देते हैं। उसके बाद है कि पिको सेकंड इज इक्वल टू, एक पिको सेकंड जो बराबर होता है 10 की पावर -12 के बराबर होता है। और अगर ये देखा जाए बेटा, मानो मीन्स 1 होता है बेटा, डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, टेट्रा मीन्स 4, पेंटा मीन्स 5, इसीलिए हेक्सा मीन 6। मैथ के अंदर वो इस्तेमाल करते हैं हेक्सागोनल मीन, जिसके 6 कार्नर होते हैं जी। और हेप्टा मीन्स 7 बेटा, और ऑक्टा मीन्स 8, नैनो मीन्स 9 बेटा, डेका मीन्स द 10 बेटा जी। और जब भी बेटा जो हम यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं, जब लार्ज जो डेटा होता है उसको स्मॉलर डेटा में लिखने के लिए हम इन्हीं सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। सो ये बेसिकली क्या है, हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं, प्री मीन बिफोर। और जब भी बात आएगी बेटा मिलीमीटर की, मिलीमीटर जिसको हम लिखते हैं बेटा mm, तो एक जो मिलीमीटर वो 1/1000 या 10 की पावर -3 के बराबर होता है, याद रखिएगा। और अगर बात ये की जाए बेटा माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर बेटा, माइक्रोमीटर होता है बेटा 10 की पावर -6, याद रखिएगा। तो ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं कि पिकोमीटर कितने के बराबर होता है, 10 की पावर -12 के, मिलीमीटर 10 की पावर -3 से या 1/1000, और जो माइक्रोमीटर होता है वो 10 की पावर -6 के बराबर होता है बेटा। अगला हमारे पास सवाल है कि विच साल्ट इज यूज्ड टू मेल्ट द आइस, वो सोडियम क्लोराइड है, NaCl। मोस्टली सर्दियों के अंदर जो बर्फ़ होती है रोडों के ऊपर या मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, तो उसको पिघलाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, टेबल सॉल्ट, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज, उसको टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। तो वो कौन सा होता है, सोडियम क्लोराइड्स, NaCl। उसके बाद कि जनरेटर कन्वर्ट्स विच एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है। जैसा कि एक फ़ैन की एग्जांपल है, वहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन होती है क्योंकि उसका ताल्लुक किसके साथ होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ होता है, करंट से होता है। तो एक फ़ैन क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जबकि एक जो हमारे पास जनरेटर होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है। सो ये डिफरेंट एनर्जी कन्वर्जेंस के हवाले से ये सवाल है बेटा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारे पास सवाल है, एग्जाम्पल ऑफ मिनरल एसिड, वो सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4, जिसको हम हाइड्रोजन सल्फेट भी कह सकते हैं। सॉइल एरोजन इस बेसिक कहाँ से, ज़मीनी कटाव होता है, किस वजह से होता है, वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से होता है, क्योंकि जंगलात जब होते हैं वो सॉइल को इरेक्ट किए रखते हैं, लेकिन जब उसका कटाव हो जाता है तो डेफिनेटली डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल एरोजन होती है, ज़मीनी कटाव। नंबर ऑफ वर्टिब्रेट इन द ह्यूमन बीइंग 33 होते हैं। मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड्स, वो कोल गैस है, रेस्पेक्टेड। विच पार्टिकल कैन नॉट मूव फ्रॉम देयर प्लेस, वो सॉलिड्स होते हैं बेटा। एक्चुअली अगर बात की जाए सॉलिड्स के हवाले से बेटा, तो सॉलिड्स में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ना होने के बराबर होता है, जबकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मैक्सिमम होती हैं। इसी वजह से सॉलिड्स जो हैं वो उनकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा होता है, हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, और उनकी डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा होती है। इसी वजह से जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं हमेशा वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेटरी मोशन उनके अंदर पाई जाती है। सो ओनली वो क्या करती हैं, या तो टू एंड फ्रो मोशन आगे पीछे, या तो वाइब्रेटरी मोशन होती है। लिक्विड के हवाले से देखा जाए बेटा, तो लिक्विड में थोड़ा सा मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड्स ज़्यादा होता है, इसी वजह से उनकी डेंसिटी कम होती है। और अगर गैस के हवाले से देखा जाए तो गैस के जो मॉलिक्यूल हैं फार अपार्ट होते हैं जी,
डेंसिटी ना होने के बराबर होती है जी। इसी वजह से इनमें डिफ्यूजन रेट सबसे ज़्यादा होता है, डेंसिटी सबसे कम होती है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस मैक्सिमम होता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मिनिमम होती हैं बेटा। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज कैटरैक्ट इज अ डिजीज ऑफ आई, ये आई की डिजीज है बेटा जी। उसके बाद हमारे पास अगला सवाल है कि फ्रॉग रेस्पायर ड्यूरिंग हाइबरनेशन थ्रू, वो स्किन के जरिए हाइबरनेट कर रहे होते हैं। हाइबरनेशन वो अमल होता है जिसके दौरान ये जो एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियन मीन ऐसे एनिमल्स जो कि खुश्की और पानी दोनों जगहों पे रह सकते हैं, बट फॉर रिप्रोडक्शन चूँकि वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कर रहे होते हैं, उनको पानी में जाना पड़ता है। सर्दियों के मौसम में ये कीचड़ के अंदर, मिट्टी के अंदर धंस जाते हैं और गर्मियों में दोबारा सामने आ जाते हैं। इस अमल को नाम देते हैं हाइबरनेशन का नाम देते हैं। और मॉडर्न जो साइंस है वो ये भी तरक्की कर चुकी है कि ह्यूमन बीइंग भी हाइबरनेट कर सकते हैं, कि मैं 60 साल के बाद, 70 साल के बाद दोबारा उठाया जाए, बट इट्स वेरी कॉस्टली, बट साइंटिस्ट इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो हाइबरनेशन बेसिकली वो अमल होता है जिसके दौरान जो एम्फीबियंस ये जो फ्रॉग्स वगैरह हैं अपने आप को कीचड़ के अंदर या मिट्टी के अंदर धंसा लेते हैं, स्पेशली सर्दियों के मौसम में, लेकिन गर्मियों के मौसम में दोबारा वो निकल आते हैं और अपने स्किन के जरिए जो है वो रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, सांस ले रहे होते हैं जी। लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी वो कौन सा है? वो लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड है। और अगर लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी देखा जाए तो वो स्किन है। और स्किन जो कि पूरे बॉडी के अंदर मौजूद होती है, और स्किन को ओवरऑल नाम जो देते हैं दैट इज़ डर्म नाम देते हैं, इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं एपिडर्मिस। एपी मीन द आउटर एंड डर्म मीन द लेयर। सो जो डर्म होती है, स्किन या लेयर भी उसे कहते हैं, इसीलिए जो डर्मेटोलॉजिस्ट होता है वो स्किन स्पेशलिस्ट होता है। अगला हमारे पास सवाल है, पास्चराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग, मिल्क को वो हीट करने का नाम है। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू हाउ मैनी किलोमीटर? 1.85 किलोमीटर के ये बराबर होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला हमारे पास सवाल है, द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज वो 0 होता है। और अगर वाटर के हवाले से देखा जाए बेटा, इसका फार्मूला होता है H2O। ये बेसिकली एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस है बेटा। एम्फोटेरिक मीन ऐसा सब्सटेंस जो कि एसिड और बेस दोनों के तौर पे बिहेव कर सकता है। जैसे ही ये हाइड्रोजन डोनेट करता है, ये एसिड प्लस अगर हाइड्रोक्सल आयन डोनेट करे तो क्या? एसिड, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्सल, ये बेस के तौर पे काम करता है। अगर हाइड्रोजन दे तो वो एसिड, हाइड्रोक्सल आयन दे तो बेस। और अगर पानी की पीएच के हवाले से देखा जाए बेटा, तो पीएच इसकी कितनी होती है? 7 होती है। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर जो पीएच स्केल होती है वो 14 तक होती है, एंड 1 to 6 वो होती है एसिडिक, और 7 पे क्या होती है? कोई चीज़ न्यूट्रल होती है जी, ना एसिडिक और ना ही बेसिक। 7 से आगे क्या हो जाती है बेटा? वो बेसिक करैक्टर स्टार्ट होना शुरू होता है। और पीएच जो है बेसिकली ये एक्रोनिम है किसका? द नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। सो पी स्टैंड्स फॉर द नेगेटिव लॉग। इसको नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन भी कह सकते हैं, या पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन भी कह सकते हैं। सेम इज द केस, द पीओएच स्टैंड्स फॉर द नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयन, और वी मे से दैट द पावर ऑफ हाइड्रोक्सल आयन। उसके बाद है कि ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इस टर्म में एसोसिएटेड, ये हार्ट से एसोसिएटेड है, उससे मुतल्लिक़ है जी। पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, ये एंथर के अंदर बनते हैं। और जब एंथर के अंदर बनते हैं बेटा, फिर स्टिग्मा स्टाइल से होते हुए वो ओवरी में जाके क्या उनकी फर्टिलाइजेशन, जो पोलिनेशन का अमल होता है, पोलन ग्रेन ये स्टिग्मा से होते हुए, स्टाइल से होते हुए ओवरी में बेटा आते हैं। और इस अमल को क्या नाम देते हैं? इस अमल को हम पोलिनेशन का नाम देते हैं, और जानवरों में यही अमल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। सेल्फ पोलिनेशन उस वक्त होती है कि जब एक ही फूल या एक ही ब्रांच के ऊपर मेल और फीमेल पार्ट, फ्लावर दोनों मौजूद होते हैं, या एक ही पौधे के ऊपर एक शाख के ऊपर मेल, दूसरे के ऊपर फीमेल है, तो वो क्या कहलाता है? सेल्फ पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन कब होगी? जब एक प्लांट ए दूसरा बी होगा, तो उस वक्त क्रॉस पोलिनेशन होगी। और क्रॉस पोलिनेशन थ्रू डिफरेंट जो पोलिनेटर्स होते हैं, जैसे इंसेक्ट्स हो गए, पेस्ट हो गए, इवन ह्यूमन बीइंग्स हो गए, इवन ह्यूमन जो इक्विपमेंट्स हो गया है, और पानी के ज़रिए भी होती है, बटरफ्लाइज के ज़रिए भी होती है, इंसेक्ट्स के ज़रिए भी होती है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ नो मून? मरकरी का कोई मून नहीं होता। टूथ डिके इज ड्यू टू, बेसिकली कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी होती है उसकी वजह से टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है बेटा। The next question is, birds basically warm blooded animals, जो warm blooded होते हैं। यूनिट ऑफ इन्वायरमेंट एक वो सिस्टम होता है, और जो एक इन्वायरमेंट की बात करते हैं उसमें बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स दोनों मौजूद होते हैं।
और इकोलॉजी क्या है, रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद दिस एनवायरनमेंट, इसको जब स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड एज वो इकोलॉजी है। और जो सिस्टम बनता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट के साथ, दैट इज टर्म्ड एज इकोसिस्टम। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बर्न्स लेस एफिशिएंट दैन विच गैस प्रोपेन, जिसमें बेसिकली कार्बन एटम की तादाद 3 होती है। वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी 4 सेंटीग्रेड के ऊपर पानी की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, इसके नीचे करें तो डेंसिटी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। एक्चुअली ये होता है कि मॉलिक्यूल्स अपने आप को रीअरेंज करना शुरू करते हैं, उस रीअरेंजमेंट में क्या है थोड़ा एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो जाती हैं जी। व्हाट इज़ द हाइट रेंज ऑफ ओजोन लेयर, जो ओजोन लेयर है 20 to 30 किलोमीटर जो है उसकी ओवरऑल हाइट है बेटा। अगला सवाल है आउटर मोस्ट प्लैनेट नेम इज, वो कौन सा है, वो नेपच्यून है। और अगर हम सोलर सिस्टम के हवाले से जो सोलर प्लैनेट्स हैं उसको याद करने का तरीका जो है अगर डिस्कस करें तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि आपने याद रखना है एक सेंटेंस, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, just served us noodles। यहाँ पे M है तो M से मुराद क्या है बेटा, मरकरी, याद रखिएगा जी। और V है, V से मुराद क्या है बेटा, वीनस, याद रखिएगा जी। E है सो E से याद रखिएगा बेटा अर्थ। और M है, M से याद रखिएगा मरेख बेटा जी। इसी तरह से J है सो J से याद रखिएगा बेटा जुपिटर, जुपिटर। एस से बेटा सैचरन। और यू से मुराद बेटा यूरेनस। और एन से मुराद नेपच्यून बेटा, जैसे यहाँ पे बताया गया था। तो अक्सर औक़ात मैं स्टूडेंट्स को यही सेंटेंस बताता हूँ कि अगर आपने तरतीब याद रखनी है तो क्लोजेस्ट सबसे करीब तरीन सियारा कौन सा है, दैट इज़ वो हमारे पास वो मरकरी है। और आउटर मोस्ट कौन सा है, दैट इज़ नेपच्यून है, याद रखिएगा। आप इस सेंटेंस को भी याद कर सकते हैं कि माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। लेकिन बास का स्टूडेंट्स ये भी याद कर रहे होते हैं एम वेम जे सन, तो ये भी तरतीब ठीक है, कोई मसला नहीं है। मरकरी, वेनस, अर्थ, मरीख, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, तो ये भी तरतीब ठीक है। और इस तरतीब के हवाले से जो है आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। और सोलर सिस्टम या प्लैनेट्स के हवाले से अक्सर का ये भी सवाल रिपीटेड है, बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम वो कौन सा है, वो जुपिटर है, याद रखिएगा। बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम वो कौन सा होता है बेटा, वो जुपिटर है। और इसी तरह से स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है बेटा, मरकरी है बेटा। स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है, वो बेटा मरकरी है। ब्राइटेस्ट और हार्टेस्ट कौन सा है बेटा, वो वीनस है, याद रखिएगा जी। ब्राइटेस्ट एंड इसी तरह से हार्टेस्ट जो प्लैनेट है बेटा, ब्राइटेस्ट एंड हार्टेस्ट वो कौन सा है बेटा, वो वीनस होता है, याद रखिएगा जी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं और मोस्ट रिपीटेड भी हैं बेटा एवरीडे साइंस के हवाले से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल है गोइटर इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी। बेसिकली आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, जो गिलहड़ होता है वो बेसिकली क्या होता है, आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है जी। रेडियो एक्टिविटी इज मेयर्ड बाय विच डिवाइस, वो गैगर मुलर काउंटर होता है, उसके जरिए मेयर किया जाता है। उसके बाद देखिए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट वो कौन सा होता है, 32 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। और अगर बेटा फार्मूले के हवाले से देखा जाए कि फार्मूला कौन सा इस्तेमाल होता है, वो होता है बेटा, याद रखिएगा कि फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेंटीग्रेड मल्टीप्लाइड बाई 9/5 प्लस 32। अब ये देखते हैं कि पानी का जो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट, आपको पता है कि फ्रीजिंग पॉइंट सेंटीग्रेड के हवाले से 0 सेंटीग्रेड फ्रीजिंग पॉइंट है, बट वो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, उसके लिए आपको ये फार्मूला बेटा याद करना पड़ेगा जी। तो चेंज करते हैं, फ़ारेनहाइट में बेटा सेंटीग्रेड बेटा हमारे पास 0 है, मल्टीप्लाइड बाई 9/5 प्लस 32। और ये तो मैथ का रूल ही है, मैथ वालों को पता होगा बेटा, 0 जिस किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा उसको भी क्या कर देगा, वो 0 कर देगा। इसीलिए ये तो हो गए 0 हो गए, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 0 प्लस 32। तो आंसर कितना आ गया बेटा फ़ारेनहाइट में, वो 32 उसका राइट ऑप्शन आ गया। और इसी तरह से अगर मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि फ्रीजिंग पॉइंट तो आ गया,
भाई पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट वो कितना होगा? सेम मैं फार्मूला लगाता हूँ। फार्मूला हमारे पास है बेटा, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेंटीग्रेड मल्टीप्लाइड बाय 9/5 प्लस 32। अब फ़ारेनहाइट है, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है सेंटीग्रेड में कितना होता है? 100। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बेटा 100 मल्टीप्लाइड बाई 9/5 प्लस 32। अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ 5 वंस, ये आ गया 20 आ जाएगा जी। सो 20 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँ, 9 0 0, 9 2 जार 18, 180 प्लस 32 अगर मैं करूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा? वो 212 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। तो ये हमारे पास टेम्परेचर जो कन्वर्जन्स हैं उस हवाले से एक ना एक एमसीक्यू बेटा वो एग्जामिनर दे देता है। तो आपको इन फार्मूलों का पता होना चाहिए कि टेम्परेचर की कन्वर्जन किस तरह से होती है। और इसी तरह से अगर केल्विन में टेम्परेचर मालूम करना हो बेटा जी, केल्विन इज इक्वल टू सेंटीग्रेड प्लस 273.15 बेटा। इसी तरह से अगर मैं ये मालूम करना चाहूँ कि पानी का बेटा जो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट है वो केल्विन में कितना होगा जी, तो केल्विन के पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है बेटा? आपको पता है 0 होता है, 0 प्लस 273.15, तो ये मेरे पास आ जाएगा 273.15। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट किस में आ जाएगा बेटा? वो केल्विन में आ जाएगा। और पानी का बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में कितना होगा भाई? मैं इसी सेंटीग्रेड की जगह क्या पुट कर दूंगा बेटा? 100 पुट कर दूंगा, क्योंकि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 सेंटीग्रेड होता है, प्लस बेटा 273.15, ये कितना होगा बेटा? 273 जमा 100, 373.15 केल्विन में हो जाएगा बेटा पानी का बॉइलिंग पॉइंट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज भी हैं जब आपने टेम्परेचर कन्वर्जन्स करनी है फ्रॉम सेंटीग्रेड टू द फ़ारेनहाइट और फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू केल्विन में तब्दील करना है। तो अगर आपको ये फार्मूले कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप आसानी से बेटा उनको याद भी कर सकते हो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि साइंस के हवाले से अगला सवाल कौन सा है? द नेक्स्ट इज हैवीएस्ट प्लैनेट जुपिटर, जो कि बिगेस्ट भी है बेटा। कलर ऑफ स्टार इज ड्यू टू टेम्परेचर की वजह से होता है बेटा। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट के बराबर होता है। लास्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम वो नेपच्यून ही है, जैसे मैंने तरतीब अभी आपको बताई थी। M1 जेसन भी ठीक है, या जैसे मैंने बताया था कि मैं वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल, तो पहला कौन सा है? मरकरी। सबसे आखिर में कौन सा है बेटा? वो नेपच्यून है बेटा।